Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion DNA का वाटसन क्रिक मॉडल एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे DNA की रेप्लिकेशन. सो DNA का वाटसन क्रिक मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि DNA क्या है. तो DNA एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का ये एब्रीवेशन है DNA. और DNA का वाटसन क्रिक मॉडल क्या था. ये एक मॉडल था जो कि DNA के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, DNA की साख्त के बारे में बताता है कि DNA का स्ट्रक्चर किस तरह का है. इसको वाटसन क्रिक मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे 2 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था. एक जेम्स वाटसन और सेकंड जो था वो हमारे पास था फ्रांसिस क्रिक. जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का मॉडल पेश किया था 1953 में, जिसकी वजह से इसे DNA का वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है. अब ये वाटसन क्रिक मॉडल क्या है और DNA का स्ट्रक्चर किस तरह से है हम ये देखते हैं. क्रिक मॉडल के मुताबिक DNA का मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागों पर मुश्तमिल होता है. तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हैं वो धागे हैं, ठीक है. एक ये है, एक ये है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ बल खाते हुए क्या करते हैं, डबल हेलिक्स बना देते हैं. ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में बल खाते हुए क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड बना देते हैं, डबल हेलिक्स बना देते हैं. अब डबल हेलिक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बैरूनी साइड पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बैकबोन. यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये बैकबोन है. और अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो येलो में आपको दिखाई दे रही हैं ये नाइट्रोजनी बेसिस हैं. येलो में जो नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये नाइट्रोजनी बेसिस हैं. अगर हम बैकबोन को देखें तो वो बनी किससे है, वो शुगर और फास्फेट से मिलके बनी है. यानी शुगर और फास्फेट मिलके जो DNA है उसकी बैकबोन बनाते हैं. और उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजनी बेसिस हैं. और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये आपके पास 4 टाइप्स की हैं. इनके नेम आपके पास गिवन है. फर्स्ट वन एडिनिन, सेकंड है थायमिन, थर्ड है साइटोसिन और फोर्थ है गुआनिन. सो ये सारी बेसिस मिल के क्या करती हैं, ये DNA का स्ट्रक्चर बनाती हैं. अब अगर हम देखें तो इन बेसिस के दरमियान में बॉन्ड्स हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हैं ये किसके थ्रू कनेक्ट हैं, ये बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं. अब किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े बना लेती हैं. अब क्वेश्चन आ जाता है कि किसके दरमियान में कितने बॉन्ड्स हैं. तो अगर हम बात करें एडिनिन और थायमिन की तो उसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. और अगर हम साइटोसिन और गुआनिन की बात करें तो उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. अब एडिनिन और थायमिन को देखें, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. और अगर हम साइटोसिन और गुआनिन को देखें तो इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. तो इस तरह से ये नाइट्रोजनी बेसिस आपस में बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं. और ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है जिसे हम DNA का वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है DNA की रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन DNA की फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का क्या मतलब है. तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेट करना. रेप्लिकेट का मतलब है कि किसी एक चीज़ का 2 गुना हो जाना, ठीक है. किसी एक सिंगल चीज़ का 2 में डिवाइड हो जाना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं. या किसी एक चीज़ से 2 बन जाना उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि DNA किस तरह से रेप्लिकेट होता है. तो सेल के तकसीम होने से पहले इसके DNA को 2 गुना यानी रेप्लिकेट किया जाता है. क्यों रेप्लिकेट किया जाता है, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो हर सेल में DNA मौजूद हो. ये काम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की नकूल तैयार करने के लिए किया जाता है. तो ये क्यों किया जाता है, ताकि क्रोमेटिड्स की
कॉपीज़ तैयार की जा सकें। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के डबल हेलिक्स के बल खुलते हैं। अब अगर आप ये देखें, ये आपके पास जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स है और ये पेरेंट डीएनए है। अभी क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो हेलिक्स हैं ये दोनों खुल जाएंगे। जिस तरह से एक जिप खुल जाती है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये खुल गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो ओल्ड स्ट्रैंड हैं इन्होंने नए न्यूक्लियोटाइड के साथ मिल के क्या किया, न्यू स्ट्रैंड्स बना दिए। ये जो ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं इन्होंने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलके क्या किया, नए धागे बना दिए। तो क्या हुआ कि ये वाला जो आपके पास स्ट्रैंड है इसने ये वाला डीएनए बना दिया और ये वाला स्ट्रैंड जो है इसने ये वाला डीएनए बना दिया। तो ये जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, ये जो धागे हैं, ये टेम्पलेट का काम करते हैं। टेम्पलेट का मतलब कि ये सांचे का काम करते हैं और बिल्कुल अपने ही जैसा दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बना देते हैं नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलके। सो अगर हम देखें, ये न्यू बनने वाले जो डीएनए हैं ये बिल्कुल अपने पेरेंट डीएनए से रिजेंबल करते हैं। न्यू डीएनए क्या करते हैं, पेरेंट डीएनए से रिजेंबल करते हैं और नए बनने वाले दोनों डीएनए जो हैं वो बिल्कुल पेरेंट डीएनए के जैसे हैं और इस तरह से एक डीएनए 2 डीएनए में डिवाइड हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल लिखें। आंसर पेज नंबर 114 पे। यहाँ से यहाँ तक साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे। ये मॉडल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1953 में जेम्स और फ्रांसिस क्रिक ने पेश किया था। डीएनए की साख के बारे में बताता है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं और वो स्ट्रैंड्स जो हैं उनके दरमियान में नाइट्रोजनी बेसिस हैं। नाइट्रोजनी बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जोड़े बनाती हैं। एडिनिन और थायमिन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि अगर हम साइटोसिन और गुआनिन की बात करें तो उनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर 2 डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह होती है। आंसर पेज नंबर 114 पे ही है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे कि सेल के तकसीम होने से पहले उसके डीएनए को 2 गुना यानी रेप्लिकेट किया जाता है। रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, डीएनए के स्ट्रैंड खुलते हैं, ओल्ड स्ट्रैंड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलते हैं और न्यू डीएनए बना देते हैं और नए बनने वाले डीएनए पेरेंट डीएनए के जैसे ही होते हैं। सो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है।